प्राचीन समय में शंकरपुर गांव में भोलू नाम का एक धूर्त और मक्कार ठग रहा करता था। वो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे धन इत्यादि ठग लेता था और अपनी जीविका चलाता था। गांव के सभी लोग उसे श्रीमान 420 कहकर पुकारते थे। वो उससे हमेशा दूर दूर ही रहते थे। एक दिन उसकी पत्नी माला उससे बोली, घर में खाने पीने का सारा सामान समाप्त हो गया है। अगर तुम शीघ्र ही किसी का धन नहीं लाते तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। भोलू बोला, कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन गांव वाले तो अब मेरी सारी चालों को पहचान चुके हैं, इसीलिए अब वो मेरे झांसे में नहीं आएंगे। माला ने कहा, कुछ भी करो जी, पर रुपए पैसों का प्रबंध शीघ्र करो, वरना कल से खाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। भोलू ने जवाब दिया, ठीक है भाग्यवान, अब तुम जाकर अपना काम करो और मुझे कोई नई तिकड़म लगाने दो। भोलू सोच में डूबा हुआ घर के अंदर गया। अचानक उसकी दृष्टि अलमारी में रखी पीतल की एक छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। वो सोचने लगा, क्यों न इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ाकर किसी मूर्ख व्यक्ति को सोने के भाव बेच दूं। भोलू ने झटपट अलमारी खोली और गांव के कन्हैया सुनार के पास जाकर बोला, अरे भाई, जरा इस पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा देना। इस पर जो भी खर्च आएगा मैं तुम्हें दूंगा। सुनार बोला, श्रीमान 420, लगता है आज फिर कोई नई खुरापात सूझी है। इस मूर्ति के जरिए किसको ठगना है, जरा हमें भी बता दो। भोलू बोला, अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सब गलत काम छोड़ दिए हैं। ये मूर्ति जरा मैली हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर सोने का पानी चढ़ा दिया जाए। सुनार ने जल्दी ही पीतल की मूर्ति पर सोने का पानी चढ़ा दिया। सोने का पानी चढ़ते ही मूर्ति सोने जैसी प्रतीत होने लगी और सचमुच सोने की लग रही थी। सुनार को पैसे देकर भोलू खुश हुआ और वापस अपने घर लौट गया। दूसरे दिन सुबह ही वो मूर्ति को लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो पास के गांव में जा पहुंचा। उसे एक व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। भोलू सोचने लगा, क्यों ना इसी आदमी को अपना शिकार बनाया जाए। जब वो आदमी भोलू के पास से गुजरा तो भोलू बोला, क्यों भाई, इस कनस्तर में क्या ले जा रहे हो? क्या उसमें शुद्ध देसी घी है? वो आदमी बोला, हाँ, इसे बेचने के लिए दूसरे गांव जा रहा हूं। भोलू बोला, भाई, मेरा नाम भोलू है, मैं शंकरपुर गांव का रहने वाला हूं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। वैद्य जी ने उसे गाय का शुद्ध घी खाने के लिए कहा है। अगर तुम ये घी का कनस्तर मुझे दे दो तो तुम्हारा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। वो आदमी बोला, लेकिन इस घी के कनस्तर के बदले तुम मुझे क्या दोगे? घी बहुत महंगा हो गया है। भोलू लाचार की तरह होकर बोला, भाई, इस समय तो मेरे पास एक यही सोने की मूर्ति है। यदि तुम उचित समझो तो इसके बदले मुझे कनस्तर दे दो। उस आदमी ने भोलू के हाथ से मूर्ति लेकर उसे उलट पलट कर देखा और सोचने लगा, यह आदमी मुझे मूर्ख लगता है। इस बहुमूल्य सोने की मूर्ति के बदले घी का कनस्तर लेना चाहता है। लगता है इसकी पत्नी सचमुच बहुत बीमार है, तो मुझे ये कनस्तर दे देना चाहिए। ये तो काफी मुनाफे का सौदा है। आदमी बोला, ठीक है भाई, यदि इस घी के कनस्तर से तुम्हारी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है तो तुम इसे ले सकते हो। बदले में तुम मुझे मूर्ति दे दो। भोलू ने जल्दी से उस आदमी को मूर्ति दे दी और उसके सिर पर रखा कनस्तर उतरवा लिया। भोलू बोला, भाई, जाते जाते ये तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है? आदमी बोला, मेरा नाम तिजोरी मल है और मैं किशनपुर गांव का रहने वाला हूं। भोलू ने कहा, तुम्हारा गांव तो हमारे गांव के पास में ही है। भाई, तुमने विपत्ति में मेरा साथ दिया है, भगवान इसका फल तुम्हें अवश्य देगा। तिजोरीमल बोला, हाँ, आप जैसे संकट में फंसे लोगों की मदद करने में मुझे हमेशा खुशी मिलती है। भोलू अपने गांव लौट पड़ा और तिजोरीमल भी अपने गांव की ओर चल दिया। जब तिजोरीमल अपने गांव पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी से कहा, देखो शीला, आज मैं तुम्हारे लिए सोने की मूर्ति लेकर आया हूं। शीला ने पूछा, क्या सच में? पर यह तुम्हें कहां मिली? तिजोरीमल ने कहा, यह सब उस घी के कनस्तर की करामात है भाग्यवान। मैं उस घी के कनस्तर के बदले ये मूर्ति लेकर आया हूं। शीला ने कहा, स्वामी, आज तुमने बड़ा अच्छा शिकार फंसाया है। तिजोरीमल बोला, तुम ठीक कह रही हो शीला। सचमुच जब वो आदमी अपने घर जाकर घी का कनस्तर खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। हाँ स्वामी, आपने तो पूरे कनस्तर में गोबर भर रखा था और ऊपर से घी की परत जमा रखी थी। जब बाद में घर जाकर कनस्तर खोलेगा तो अपना माथा पीट लेगा। फिर कुछ सोचकर तिजोरीमल अपनी पत्नी से बोला,
शीला, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हारे लिए सोने के गहने बनवाऊंगा। शीला ने अपने पति से मूर्ति ली और रघु सुनार की दुकान की ओर चल पड़ी। सुनार की दुकान पर पहुंचकर बोली, रघु जी, इस सोने की मूर्ति के बदले मुझे सोने के गहने बनवा दीजिए। रघु सुनार ने मूर्ति को हाथ में लिया और बोला, जरा देखूं तो सही, लगता है तिजोरी मल ने आज लंबा हाथ मारा है। शीला बोली, अरे नहीं रघु जी, ये हमारी खानदानी मूर्ति है, कोई ठगी का माल नहीं है। सुनार बोला, ठीक है भाभी, तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेता हूं, वरना मैं तिजोरी मल की नस नस से वाकिफ हूं। जरा बैठो, मैं मूर्ति की परख कर लेता हूं। मूर्ति की परख करते ही सुनार बोला, अरे भाभी, इस पीतल की मूर्ति को सोने की बताकर मुझे मूर्ख बनाने आई हो। मूर्ति तो पीतल की है, जिस पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है। रघु सुनार हंसते हुए बोला, लगता है 420 तिजोरी मल को आज कोई दूसरा 420 ठग गया। मूर्ति लेकर शीला अपने घर की ओर चल दी। वो अपने पति को मन ही मन कोसती हुई घर पहुंची। उसने गुस्से में तिजोरी मल से कहा, मजाक करने के लिए तुम्हें और कुछ नहीं मिला था, जो पीतल की मूर्ति को सोने की कहकर मुझे पकड़ा दिया। तिजोरी मल ने आश्चर्य से कहा, क्या कह रही हो? शीला बोली, सुनार ने कहा है कि मूर्ति पर सिर्फ सोने का पानी चढ़ा हुआ है, बाकी सारी मूर्ति पीतल की है। तिजोरी मल समझ गया और बोला, ओ, वो ठग मुझे चकमा दे गया, जरूर वो कोई बड़ा ठग रहा होगा। मैं अभी उसके गांव जाकर उसकी खबर लेता हूं। तिजोरी मल उसी समय भोलू के घर की ओर चल पड़ा। उधर घी का कनस्तर सिर पर रख भोलू अपने घर पहुंचा और बोला, माला, जल्दी से चूल्हा जलाओ और हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ। माला ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्यों, ऐसा कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो धन्ना सेठ की तरह चल रहे हो? भोलू बोला, इस कनस्तर में गाय का शुद्ध देसी घी है, इसे बेचकर मैं खूब पैसा कमाऊंगा। शीला कनस्तर को उठाकर रसोई घर में ले गई और बढ़िया खाना बनाया। जब उसने खाना भोलू के आगे परोसा, भोलू बोला, अरे मूर्ख, तूने खाने में बिल्कुल घी नहीं डाला, थोड़ा घी तो डाल। माला ने कनस्तर में से 1 चम्मच घी निकाला और सब्जी में डाल दिया। ये देखकर भोलू गुस्से से बोला, पूरा कनस्तर घी से भरा पड़ा है और तू कंजूसी कर रही है, 4-5 चम्मच घी तो सब्जी में डाल ही दे। माला ने कनस्तर से 4 चम्मच घी निकालकर सब्जी में डाल दिया, लेकिन जैसे ही भोलू ने रोटी सब्जी में डुबोकर खाई, उसने तुरंत रोटी थूक दी और बोला, ये घी है या गोबर, सारा मुंह खराब हो गया। माला ने कहा, अब क्या हुआ जी? भोलू ने बिना कुछ बोले घी के कनस्तर के पास जाकर उसे खोलकर उसमें करची घुमाई। उसने देखा कि पूरा कनस्तर गोबर से भरा हुआ है। उसने गुस्से में कहा, अरे, इसमें तो घी की बजाय गोबर भरा पड़ा है। अब समझा कि तिजोरी मल इतनी जल्दी मूर्ति लेने के लिए क्यों तैयार हो गया था। माला पति की हंसी उड़ाते हुए बोली, तो क्या सब्जी में और घी डालूं? क्यों मेरे घाव पर नमक छिड़क रही हो भाग्यवान? वो मुझे ठग गया और तुम मेरी हंसी उड़ा रही हो। इधर तिजोरी मल गुस्से में गुनगुनाते हुए लाठी लेकर भोलू को मारने के लिए चल पड़ा। पर जब वो भोलू के गांव के पास पहुंचा तो उसने सोचा, भला मैं क्यों भोलू को मारूं? अगर उसने मेरे साथ धोखा किया तो मैंने भी तो उसे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया है, मुझे उसे सजा देने का कोई हक नहीं है। पर अब जब मैं उसके गांव तक पहुंच गया हूं तो उससे मिल ही लेता हूं। ये सोचकर उसने लाठी फेंक दी और भोलू के घर की ओर चल दिया। जब वो भोलू के घर के पास पहुंचा तो भोलू उसे आता देखकर बोला, अरे माला, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे घी के बदले गोबर का कनस्तर दिया था, लेकिन ये इधर क्यों आ रहा है? माला बोली, पास आने दो, फिर पूछते हैं। जब तिजोरी मल भोलू और माला के पास पहुंचा तो भोलू बोला, अरे तिजोरी मल, तू यहां कैसे पहुंचा? तिजोरी मल ने कहा, कल जो तुमने मुझे सोने की मूर्ति दी थी उसी के लिए तुम्हें धन्यवाद देने आया हूं और तुम्हारी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछने के लिए आया हूं। भोलू समझ गया कि ये मुझे फिर से मूर्ख बनाने आया है। उसे सोचते हुए देखकर तिजोरी मल बोला, अरे भाई, तुम किस सोच में डूब गए? तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है। भोलू ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी कृपा से अब मेरी पत्नी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा घी इतना अच्छा था कि उसे एक बार खाने से ही वो ठीक हो गई। तिजोरी मल बोला, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि भाभी ठीक हो गई। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूं। भोलू बोला, अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आज तुम्हें मेरे यहां रहना ही होगा। कम से कम मुझे एक बार मेहमाननवाजी का मौका तो दीजिए। तिजोरी मल बोला,
ठीक है भाई, अगर तुम जिद कर ही रहे हो तो मैं आज यहाँ रुक जाता हूँ। भोलू ने अपनी पत्नी से कहा, माला जाओ तिजोरी मल के लिए भोजन तैयार करो, आज ये हमारे यहाँ मेहमान हैं। माला बोली, बहुत अच्छा स्वामी, और वो खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। माला ने झटपट खाना बनाया और दोनों के आगे परोसा। भोलू ने पूछा, माला तुमने मेहमान की सब्जी में देसी घी डाला है या नहीं? माला बोली, अजी घर में घी का पूरा कनस्तर भरा पड़ा है और मैं मेहमान की सब्जी में घी ना डालूं, ऐसा हो सकता है? भोलू बोला, जल्दी से घी लाओ। माला कनस्तर से घी लाने चली गई। तिजोरीमल सोचने लगा, मारे गए, अब गोबर वाला घी मुझे ही खाना पड़ेगा। अगर मना करता हूं तो मुसीबत, और खाता हूं तो भी मुसीबत। माला मुस्कुराते हुए सब्जी में घी डालने लगी। बेचारे तिजोरीमल को चुपचाप गोबर वाला घी खाना पड़ा। भोलू सोचने लगा, अब आया मजा, कमबख्त मुझे गोबर वाला घी खिलाना चाहता था, अब खुद ही खाना पड़ रहा है। तिजोरीमल रात को भोलू के घर पर ही रुका और सुबह होते ही बोला, अब मुझे अपने गांव वापस चलना चाहिए। भोलू बोला, अरे नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह सुबह आपको भूखा कैसे भेज सकता हूं? पहले खाना बन जाता है, आप खाना खाकर ही जाना। ठीक है भाई, जैसा तुम उचित समझो। उस दिन भी तिजोरीमल को गोबर मिला हुआ घी खिलाया गया। तिजोरीमल सोचने लगा, इन लोगों ने गोबर खिलाकर मेरा सारा जायका खराब कर दिया। कोई बात नहीं, समय आने पर इसका बदला जरूर लूंगा। खाना खाने के बाद जब तिजोरीमल ने भोलू से विदा मांगी तो भोलू बोला, भाई आतिथ्य में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर देना, जो कुछ मेरे घर में था वही खिलाया। तिजोरीमल बोला, नहीं भाई, ऐसी बात ना कहो, तुम्हारे आतिथ्य से मेरा मन प्रसन्न हो गया है। कभी मौका मिले तो तुम भी मेरे घर आना। तिजोरीमल की बात सुनकर भोलू झट से बोला, नेक काम में देरी कैसी भैया, मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर आकर तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करता हूं। तिजोरीमल ऊपर से कुछ नहीं बोला, पर मन ही मन भोलू को कोसने लगा, कमबख्त ये तो तुरंत ही तैयार हो गया। खैर कोई बात नहीं, जब ये मेरे घर आएगा तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। तिजोरीमल ने भोलू से विदा ली और अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी शीला ने पूछा, क्यों जी, कराए भोलू की ऐसी की तैसी? तिजोरीमल बोला, अरे कहां, वो तो बहुत ही चालाक निकला और अब वो कल हमारे घर आ रहा है। तिजोरीमल ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। सब कुछ सुनकर शीला चिंतित होकर बोली, अब क्या होगा जी, वो तो हमारे घर आ रहा है, उससे कैसे निपटेंगे? तिजोरीमल बोला, घबराने की कोई बात नहीं है शीला, मैं कुछ ना कुछ उपाय सोचता हूं जिससे उसे मजा चखाया जा सके। तिजोरीमल सोचने लगा और अंत में उसने भोलू से छुटकारा पाने की एक युक्ति खोज निकाली। तिजोरीमल ने कहा, सुनो शीला, मैं कल भोलू के आने से पहले ही घर से निकल जाऊंगा और ठीक खाना खाने के समय पर ही घर वापस आऊंगा। जब भी वो आए तो तुम उससे कहना कि हमने खाना खा लिया है। अगर वो कहे कि मेरे लिए दोबारा खाना बना दो तो तुम कहना कि मैं अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। उनसे शराफत से पेश आना, पर खाने को कुछ न देना। भूख प्यास में मेरी प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे और भूखे ही वापस चले जाएंगे। इस तरह से उससे हमारा पीछा छूट जाएगा। शीला बोली, वाह क्या योजना बनाई है, मान गए आपके दिमाग को। दूसरे दिन तिजोरीमल भोलू के आने से पहले ही अपने घर से चला गया। उसके जाने के बाद जब भोलू तिजोरीमल के घर पहुंचा तो उसकी पत्नी शीला ने दरवाजा खोला और पूछा, कहिए क्या बात है, कौन है आप? भोलू ने कहा, मैं शंकरपुर से आया हूं, तिजोरीमल जी ने मुझे दोपहर के भोजन के लिए बुलाया है। शीला बोली, लेकिन आपके मित्र तो घर में नहीं है और ना ही उन्होंने मुझे बताया कि आप आने वाले हैं, फिर भी आप अंदर आकर बैठिए, वो आते ही होंगे। भोलू बोला, ठीक है, मैं अंदर बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर लेता हूं। शीला भोलू को घर के भीतर ले आई और बोली, मुझे खेद है भाई, आपके मित्र यहाँ नहीं है। अगर वे यहाँ होते तो पास की दुकान से भले ही उधार सामान आदि मंगवाते, पर आपके लिए बढ़िया पकवान अवश्य बनाते। भोलू ने कहा, भाभी आप चिंता ना कीजिए, मैं खुद ही पास की दुकान से उधारी का सामान ले आता हूँ और आप पकवान बनाना शुरू कीजिए। शीला ने उसे रोका, नहीं नहीं, ऐसा मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत गुस्से वाले हैं, मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। अरे भाभी आप चिंता मत करो, मैं उसे समझा दूंगा, आप बस खाना बनाओ। ये कहकर वो फटाफट से दुकान में जाकर तिजोरीमल के नाम पर उधारी का बहुत सारा सामान ले आता है और फटाफट घर आकर बोलता है, भाभी जी आप फटाफट से पकवान बनाना शुरू कीजिए।
उसकी पत्नी अंदर चली जाती है और बहुत अधिक समय लगाती है और बाहर नहीं आती। भोलू भी बहुत जिद्दी था। वो समझ जाता है कि ये इन लोगों की चाल है और वो भी वहां से नहीं जाता। वो वहीं बैठा रहता है। जब शाम हो जाती है, तिजोरी मल घर आता है तो देखता है कि भोलू आंगन में बैठा हुआ है। वो भोलू से कहता है, अरे भोलू, तुम कब आए? मैं तो किसी काम से दूसरे गांव गया था और अपनी पत्नी को ये बताना भी भूल गया कि तुम आने वाले हो। अरे कोई बात नहीं मित्र, मैं जब आ ही गया था तो मैंने सोचा कि तुम्हारा इंतजार कर लूं। तिजोरी मल अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, शीला, जल्दी से पकवान बनाकर लाओ, मेहमान आए हैं। और फिर थोड़ी देर बाद अंदर रसोई में जाकर शीला को समझाकर आता है कि चांदी के छोटे छोटे बर्तनों में भोलू के लिए भोजन लगाना और मेरे लिए कांसे की बड़ी सी थाली और बड़े बड़े कटोरे में लगाना। शीला कहती है, ठीक है जी, मैं ऐसा ही करूंगी। और जब शीला खाना लगाती है तो भोलू कहता है, अरे मेरे लिए चांदी के बर्तन में और अपने लिए कांसे के बर्तन में? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं खाऊंगा कांसे के बर्तन में और मेरा मित्र खाएगा चांदी के बर्तन में। तिजोरी मल कहता है, अरे नहीं नहीं, हमारे यहां मेहमानों को चांदी के बर्तन में ही दिया जाता है। तिजोरी मल ने लाख मना किया पर भोलू नहीं माना। भोलू भी जिद्दी था और समझ चुका था कि ये मुझे खाने के नाम पर बस थोड़ा थोड़ा खाना खिलाकर भेजना चाहता है। इसलिए उसने जिद करके कांसे की थाली छीन ली और चांदी की थाली उसे पकड़ा दी। फिर फटाफट से कांसे की थाली से बढ़िया बढ़िया पकवान भर पेट खाने लगा। भोलू ने भर पेट भोजन किया और तिजोरी मल आधा पेट खाकर ही रह गया और मनी मन सोच रहा था कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया। कुछ देर तक तिजोरी मल भोलू को पकवान खाते देख रहा था। फिर वो एक योजना बनाता है और भोलू से कहता है, भोलू भाई, हमारे यहाँ रोज रात को एक प्रेत आता है और उत्पात मचाकर चला जाता है। भोलू अपनी ही धुन में खाना खाता रहा। तिजोरी मल ने अपनी पत्नी को दीपक बुझाने का इशारा किया। शीला ने तुरंत दीपक बुझा दिया। तिजोरी मल बोला, अरे ये क्या हुआ? दीपक कैसे बुझ गया? लगता है ये सब इस दुष्ट प्रेत का काम है। तिजोरी मल ने यह कहते हुए भोलू के आगे रखा हुआ कांसे का बर्तन उठाने की कोशिश की, लेकिन भोलू तुरंत भाग गया और तुरंत तिजोरी मल का हाथ थाम लिया। भोलू ने तिजोरी मल का हाथ कसके पकड़ा और बोला, अबे बोल, दुष्प्रेत आत्मा, मेरा बर्तन चुराएगा? मेरे साथ 420 ही करेगा? तिजोरी मल घबरा के चिल्लाया, अरे बचाओ, मार डाला। शीला बोली, अरे मेरे पति को क्यों मार रहे हो? भोलू बोला, भौजी आप हट जाओ, मैं इसको छठी का दूध याद दिलाकर रहूंगा। आज के बाद ये मेरे सामने कभी नहीं आएगा। तिजोरी मल चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, छोड़ दो, मैं प्रेत नहीं हूं। भोलू बोला, भला इस दुष्ट को मैं कैसे छोड़ सकता हूं? ये रोज तुम्हें परेशान करता था, आज मैं इसे मजा चखाकर ही रहूंगा। तिजोरी मल चिल्लाते हुए बोला, हाय हाय, ये क्या कर रहे हो? भोलू भाई, मैं प्रेत नहीं, तिजोरी मल हूं। जब कोई चारा ना बचा तो शीला ने फिर से दीपक जला दिया और बोली, देखो भाई, जिसका तुमने हाथ थाम रखा है वो प्रेत व्रेत कुछ नहीं था। ये तो तुम्हें झांसा देने के लिए हम लोगों ने नाटक रचा रखा था, लेकिन हम खुद ही अपने नाटक में फंसकर रह गए। भोलू खिलखिलाकर हंसता हुआ बोला, देख लो भाई, चालाक आदमी के साथ चालाकी करने में कितनी मुसीबत आती है। तिजोरी मल बोला, तुम ठीक कह रहे हो भाई, अगर मैं शेर तो तुम सवा शेर हो, इसीलिए मैं तुमसे टकराकर हार गया। तुम जीते और हम हारे। दोनों को यह एहसास हो जाता है कि धोखे का खेल कभी भी सफल नहीं होता और उन दोनों को यह समझ में आ गया कि धोखा मिलने पर कैसा लगता है। भोलू सोच रहा था, अगर मेरी पत्नी सचमुच बहुत बीमार होती तो मुझे कैसा लगता गोबर वाला घी खिलाकर। तिजोरी मल सोच रहा था कि अगर मैंने बहुत मेहनत करके गाय पाली होती और उसका घी बनाया होता और एक कनस्तर यानी कि 15 किलो घी के बदले मुझे एक छोटी सी पीतल की मूर्ति मिलती तो मुझे कैसा लगता। जब ठगी के बदले ठगे जाने में इतना दुख हो रहा है तो हमने तो ना जाने कितने लोगों को ठगा है। आज से ही हम लोगों को ठगना छोड़कर मेहनत की कमाई खाएंगे। वो अपनी गलती, अपने पाप के लिए भगवान से माफी मांगने लगे। इसके साथ ही सभी को यह संदेश मिलता है कि चालाकी और धोखेबाजी से अस्थायी लाभ तो हो सकता है, लेकिन अंत में सच्चाई और ईमानदारी ही स्थायी रूप से जीतती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।